कमेटी के प्रत्येक व्यक्ति को जिस तरीके से 2.5 महीने के साथ में लेकर काम किया है, हर व्यक्ति को साथ में लेकर काम करूंगा। और आप जितने लोग इस पंडाल के अंदर हैं, आप लोगों के मार्गदर्शन, आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार, आप लोगों को साथ में लेकर इन संघर्षों को लगातार जारी रखूंगा। तब तक जारी रखूंगा जब तक आप लोग जश्न के अंदर, नंगली सर्किल के अंदर बम पटाखे ना फोड़ दे। आप लोग छोटे से बुलावे पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए, उसके लिए मेरी तरफ से तो धन्यवाद। कार्यक्रम का समय थोड़ा सा बच रहा है, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, लेकिन वक्त बहुत सारे हमारे बड़े नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बात को निश्चित तौर पर आप सुन के जाना, क्योंकि राजीव की बात तो छोटा सा कार्यकर्ता है, आपने सुन ली। अब हमारा संकल्प ये हो जाना चाहिए कि हम यहाँ से तब खड़े होंगे जब इस सदन के अंदर, इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए जो नेता हमारे बीच में पहुंचे हैं, इनकी बात को सुने। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने जो संघर्ष किया उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। राजीव जी, ये समाज आपको आश्वस्त करना चाहता है कि आप मायूस नहीं हो। साथ ही हमारे तीनों विधायक प्रत्याशी सतपाल जी, रोशनलाल जी, निक्की जी, और भी कोई आना चाहे तो ये समाज आपको आश्वस्त करवाना चाहता है कि आप मायूस नहीं हो, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और कहना चाहूंगा, मायूस मत होना जिंदगी में, मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। इसलिए आपको मायूस नहीं होना है, संघर्ष कीजिए, ये पूरा समाज आपके साथ है। और अब मैं आपको आपके बीच में, आपके समक्ष उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो आपको शून्य से शिखर तक परिश्रम के बल पर किस प्रकार से पहुंचा जाता है, आप उस बात की मिसाल हैं। और मैं आज इन युवाओं को, हमारे समाज के इन युवाओं को भी ये उनसे प्रेरणा लेने का मैं कहता हूं कि आप श्रीमान लोकेश जी से और इस मंच से प्रेरणा लें। और मैं इस मंच से आग्रह करूंगा कि ये मंच आज जामवंत का काम करे और हमारे समाज के जो ये नवयुग हैं, जो हनुमान हैं, उन्हें बताए कि कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई, कि आप कौन से कार्य नहीं कर सकते। आपका जन्म हमारे समाज के, मैं युवाओं को इंगित करते हुए कह रहा हूं, आपका जन्म एक हनुमान के रूप में हुआ है। आपका जन्म सागर पार करने के लिए हुआ है, पेड़ों पर, टहनियों पर उछल कूद करने के लिए नहीं हुआ है। इसलिए कृपया सही दिशा में अपनी मेहनत करें और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाने का प्रयास करें। तो इसी प्रकार से मैं आदरणीय लोकेश जी, केंद्रीय मंत्री को मैं आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपनी ओजस्वी वाणी से इस समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करें। श्रीमान लोकेश जी। भारत माता की। काफी समय से आप इधर बैठे, लेकिन ये आवाज अलवर से चल करके दिल्ली और अलवर से चल करके जयपुर विधानसभा पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। महाराजा भर्तृहरि की इस धरती पर आज महाराजा दक्ष प्रजापति और श्रीयादे माता जी को नमन करते हुए कुम्हार प्रजापति महाकुंभ कंपनी बाग अलवर में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय महाराज 1008 जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में प्रजापति समाज के हमारे नौजवान साथी आदरणीय मदन लाल प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नोएडा से आपके बीच में उत्तर प्रदेश की धरती से चल करके आए आदरणीय सुरेंद्र प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित अलवर नगर विधानसभा से
भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक आदरणीय संजय जी शर्मा जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान प्रदेश के सामाजिक नेता, जिनके कार्यक्रम में मुझे भी जाने का मौका मिला, जोधपुर के अंदर जिन्होंने लगभग 50,000 की भीड़ को इकट्ठा करके एक संदेश देने का काम किया, ऐसे भाई श्री नारायण प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रमोद प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सुरेश प्रजापति जी, जगराम जी, आदरणीय किशोर दुलापुरे जी, काफी लोग हैं जिनके नाम मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के मंत्री छोटे भाई मनीष प्रजापति जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मंडली जिसने मुझसे पहले अपना वक्तव्य रखने का काम किया, ऐसे छोटे भाई के रूप में राजीव जी प्रजापति, प्रभुलाल जी, लक्ष्मण जी, बाबूलाल जी कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी जान डालने का काम किया, ऐसे हंसराज जी कहां हैं, कुशल संचालन। दोस्तों, सम्मुख बैठी अलवर जिले के कोने कोने से आए पितातुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मातृशक्तियों, अब ये मेरा जो है ना, ये समय जो मुख्य अतिथि का होता है ना, ये अध्यक्ष का, वो क्लास के 8वें घंटे वाला होता है। जानते हो ना 8वां घंटा कौन सा होता है क्लास का? है? जब क्लास की छुट्टी होती है तो बच्चा घंटी की तरफ भी देखता रहा कि कब बजे घंटा, कब बजे घंटा, 8वां घंटा कब और कब भागे। लेकिन फिर भी आप लोगों ने धैर्य कैसे काम लिया है, और ये आज इस महाकुंभ में ये 13 बिंदुओं पे मांग पत्र रखने का काम किया। लेकिन प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों, ये कुम्हार के बेटे की एक ही सोच है, भाई राजीव जी सुन लो बात, और राजस्थान के लोगों मैं आपसे कह रहा हूं, ना मुझे चाक चाहिए, ना मुझे मिट्टी चाहिए, ना मुझे मिट्टी के बर्तन चाहिए, मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, बच्चों के हाथ में कलम चाहिए, ये डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, सांसद चाहिए, हमें नहीं चाहिए मिट्टी और माटी। हमारे पूर्वजों ने सदियों से लेकर के मैं आज तक कह रहा हूं कि चारों युगों में अगर किसी जात का वर्णन है तो प्रजापति कुम्हार जात का वर्णन है, चारों के चारों युगों में। अगर इस सतयुग की बात करो तो सतयुग में महाराजा दक्ष प्रजापति, आप जिसको अपने वंशज के रूप में जानते हो, सतयुग में भी प्रजापति समाज का नाम था। और उसके बाद भगवान श्री राम का युग आया, त्रेता युग जिसको आप बोलने का काम करते हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण पे विजय पार करके जब दोस्तों अयोध्या आए, तो अयोध्या आने के बाद अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम से कहा कि अयोध्या में हम ऐसे नहीं आने देंगे, अयोध्या में आपको दीपावली के रूप में उस समय भी दीप जलाए गए थे, और दीप बनाने का काम कौन करता है? चाक जलाने का काम किसका है? इस धरती पर इस विश्व में कोई है जो कुम्हार के अलावा एक चाक से मिट्टी का दीपक बना के भी दिखा दे? तो आपका त्रेता में भी नाम था, त्रेता युग में भी आपको जाना गया है। द्वापर जब भगवान श्री कृष्ण का कहा गया है, अब भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया वो माखन चोर थे, और जब वो माखन चोर थे तो वो क्या फोड़ा करते थे? वो मटकी फोड़ते थे, माखन की मटकी फोड़ते थे। और जब वो माखन की मटकी फोड़ते थे, वो मटकी किसने बनाई? किसने बनाई? तो इसका मतलब हम द्वापर में भी थे और आज तो है।
लेकिन आज इस माटी को करते 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 क्या हुआ, हम राजा महाराजाओं की संतानें थी, भिखारी बना दिए। लेकिन अब हमें नहीं चाहिए चार, अब हमें नहीं चाहिए माटी, अब हमें चाहिए शासन सत्ता, अब हमें चाहिए विधायक, सांसद, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, RPS, RES चाहिए। और जब तक इस तरफ ध्यान नहीं दोगे, जब तक आपका भला होने वाला नहीं है। अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि दोस्त और दुश्मन की जानकारी करना बहुत जरूरी है, और दोस्त और दुश्मन की जब तक जानकारी नहीं करोगे, जब तक आप शासन सत्ता का कभी सुख भोगने लायक नहीं बन पाओगे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जब इस देश से अंग्रेज जा रहे, अंग्रेज इस देश को छोड़ करके जा रहे, इस देश को आजाद करके जा रहे, उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार ने अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों, आप तो अपने गुलामों को आजाद करके जा रहे हो, लेकिन जो आपके गुलामों के गुलाम हैं, उन्हें इस तरीके से आजादी मिलने वाली नहीं है। अब अंग्रेज अधिकारी सत्ते में आ गए, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो, कि हम ये चाहते हैं इस देश की सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, जो इस देश में ऊंच नीच की जो सीढ़ी बनाई गई है, उस आधार पर जो शोषण हुआ है, जो आपके गुलाम हैं, वे आपके गुलाम अपने गुलामों के आगे नहीं बढ़ने देंगे इस व्यवस्था के आधार पर। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि इस देश में जो इस देश का गरीब गुजरा दबा, जो इस देश के पिछड़े दलित, जो इस देश के आदिवासी हैं, उनको हम चाहते हैं कि बराबर में लाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था में खड़ा करने के लिए उनको आरक्षण की व्यवस्था कर देनी चाहिए। उनको एक आरक्षण दे दिया जाए जिससे वो समाज की मुख्य धारा में वो भी खड़ा हो सके, उसके बच्चे भी IAS, IPS बने, उसके बच्चों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, उसके बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बने, उसके बच्चे भी IAS, IPS बने। उस समय अंग्रेजों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को मान लिया, और उस समय उन्होंने कमीशन का गठन किया। वो कमीशन जो भारत के लिए आया, भारत घूमने के लिए आया, उस कमीशन ने, क्योंकि वो कमीशन इसलिए आया था कि वो जानना चाहता था कि हिंदुस्तान में कितने लोग अछूत हैं, कितने लोग इस देश के अंदर गरीब है, किनको आवश्यकता है आरक्षण की, रिजर्वेशन की। और उस समय दोस्तों उस आरक्षण का विरोध करने के लिए, और मैं इस मंच के माध्यम से भैया कह सकता हूं, उस समय के बड़े बड़े कांग्रेसियों ने, उस समय के नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने इस समाज का बेवकूफ बनाने का काम किया। इस समाज के बीच में गए और जाकर इन समाजों के बीच में, कुम्हार के बीच में गए, कुम्हार से कहा कि आप तो महाराजा दक्ष की संतान हो, आप कहां गरीब हो, कश्यप मल्ला बिंद निशान नहीं उतरेगा, तुम तो कश्यप राजपूत की संतान हो, नाइयों में गया आप तो ठाकुर, और सैनियों में गया आप तो कुशवाहा राजपूत की, सम्राट अशोक की संतानें हो। इस तरीके से आपको बहकाने का काम कर दिया गया। और दोस्तों, जिन्होंने, जिन जातियों ने, जिन लोगों ने कमीशन में अपना नाम दर्ज करा दिया, उसी समय उनका रिजर्वेशन हो गया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जानते थे कि जो आज इन लोगों ने, कांग्रेस, नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने जिन लोगों को पिछड़ा बना दिया, जिनमें कुम्हार से निमाली जीवन है, गढ़िया बड़ी रोड का अच्छे को साग मोरिया तो लोधी कुर्मी गुजर भाग ये तमाम समाज के लोग जो पिछड़े बना दिए गए, इनके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, रत्नप्पा कुमार ने जब भारतीय संविधान लिखने का इनको मौका मिला, तो उन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 340, 15(4), 16(4) में लिख दिया कि जो ये पिछड़े बनाए हैं, इन पिछड़ों के लिए भी एक कमीशन का गठन होगा, और कमीशन का, भारत सरकार कमीशन का गठन करके इनको भी आरक्षण देने का काम करे। 1952 में देश में पहला पार्लियामेंट काम चुनाव हुआ, और 1952 में देश में नेहरू के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और उनकी अगुवाई में सरकार देश में बनी।
परंतु बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनने का नंबर आया तो उन्होंने धारा 340 के तहत प्रधानमंत्री से कहा कि जो पिछड़े बनाए हैं, जिनमें कुमार सेन वाली बड़ी युवा काशी कुशवाहा, ये तमाम जात के लोग हैं, इनके लिए भी एक कमीशन बनाओ, इनके लिए भी एक आयोग बनाओ और इनका भी रिजर्वेशन करो। तो 1952 में टाटा कालेकर के नाम से कमीशन बना और टाटा कालेकर के कमीशन ने 1955 में भारत सरकार को रिपोर्ट दे दिया और बता दिया कि 52% इस देश के अंदर पिछड़ी जात के लोग हैं, 52% इस देश में कुमार सेन वाले बड़ी लोग को साथ हो गए हैं, इनका 52% आरक्षण कर दिया जाए। लेकिन पिछड़े समाज के लोगों, ये दुर्भाग्य था आपका, क्योंकि उस समय भी इस देश की बात और कांग्रेस के हाथ में भी देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसने टाटा कालेकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, बल्कि उठा करके ठंडे बिस्तर में दबा दिया। वो दबा रहा। सन 1977 में कांग्रेस की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। पिछड़ी जात के लोगों ने नारा दिया कि मोरारजी देसाई या तो हमारा टाटा कालेकर की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मोरारजी देसाई ने उस रिपोर्ट को बाहर निकाला और मोरारजी देसाई ने कहा कि देखो भाई, इसको बने हुए 22 साल हो गए और मैं इसके लिए नया कमीशन बना देता हूं। उस समय 77 में मंडल कमीशन बना दिया गया, 77 में मंडल कमीशन बना। सन 1980 में मंडल कमीशन ने भारत सरकार को रिपोर्ट दे दी कि इस देश में 56% पिछड़ी जात के लोग हैं और इनका आबादी के हिसाब से 56% आरक्षण दे दिया जाए। अब दोस्तों, प्रजापति कुमार समाज के लोगों, ये फिर हमारा दुर्भाग्य था कि 1980 में इस देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार। अब उसने इंदिरा गांधी ने भी क्या किया, वह मंडल कमीशन लागू नहीं किया, अपने पिताजी की तरह ठंडे बिस्तर में दबा करके रख दिया, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि कुम्हार का बेटा पढ़ लिख करके कहीं IAS ना बन जाए। और दोस्तों, क्योंकि मैं प्रजापति समाज के लोगों, जब मैं 30 साल पहले 35 साल पहले जब मैंने समाज राजनीति शुरुआत की, तो हमारे समाज के लोग एक बड़ी खुश होकर के एक बात कहा करते थे, क्या कि एक बार इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो हमारे प्रजापति समाज का एक प्रतिनिधि मंडल कुम्हारों का मिलने के लिए दिल्ली गया। तो इंदिरा गांधी को उनके PS से उसने पूछा कि भाई कौन लोग आए हैं, कि उन्होंने बताया कि ये प्रजापति कुम्हार समाज के लोग हैं। तो हमारे कुम्हार समाज के लोग ये चर्चा करते थे कि इंदिरा गांधी बोली कुम्हार की कोई जाति है। अरे देश का दुर्भाग्य है, जिस देश की मुखिया को यह पता ना हो कि तेरे देश में कौन कौन जाति है, उसे देश का मुखिया बना रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर परिवार के मुखिया को यह पता ना हो कि तेरे परिवार में कितने बच्चे हैं, किस किस नाम के बच्चे हैं, उसे परिवार का मुखिया बना रहने का कोई अधिकार नहीं है। और राजीव जी, मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं, यहां हमारे महापौर माफी चाहूंगा भाई, प्रथम नागरिक आपके अलवर के घनश्याम गुर्जर जी बैठे हैं, क्या यही है? मैं घनश्याम सिंह गुर्जर जी से भी कहूंगा, प्रथम नागरिक है, संजय जी बैठे हैं, विधायक हैं। पहली मांग तो बहुत बड़ी मांग नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना, ये मांग भी ऐसी रखते हैं कि जिसे आप हाँ भी कर दोगे।